नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा को स्वागत करुच्ची मईसा। आज ही फ्रेश मॉर्निंग रे आम सहित जड़े फ्रेश गेस्ट मध्य रहिछंती जे ओडिशा एवं देश पई गर्व मध्य आनिछंती। तबे से होछंती राजीव कुमार पाठक, इंडियन मास्टर एथलीट। तबे चलंतु तांको वेलकम करबा एवं तांको सहित किछ आलोचना करबा। सर नमस्कार। जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सबसे पहले आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ मैम। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक। बात से शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इस लाइन पे कैसे आए, चूज कैसे किए इस लाइन को, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। एक्चुअली जब मैं 12 साल का था तो स्कूल नेशनल में मुझे पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला था। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद फिर कॉलेज गया। फिर कॉलेज में बीजेपी कॉलेज में मैं पढ़ता था। बीजेपी कॉलेज में मुझे 3 गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद फिर उत्कल यूनिवर्सिटी गया। उत्कल यूनिवर्सिटी में मुझे 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला था एथलेटिक में। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल में मैं बड़ौदा में मुझे जो AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में फर्स्ट ओपन मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में बड़ौदा में हुआ था। वहाँ मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला 800 में। उसके बाद फिर मुझे खेलो इंडिया मास्टर्स खेलो इंडिया खेलने का मौका मिला। अभी 2025 अप्रैल में हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। CWC कॉमनवेल्थ ग्राउंड में हुआ था। वहाँ मुझे सिल्वर मेडल मिला 800 मीटर में। फिर वहाँ से मैं सेलेक्ट हुआ, सिंगापुर गया। सिंगापुर में मुझे 3 मेडल मिला, 2 सिल्वर, 1 1500 में सिल्वर, 800 में सिल्वर और 400 में ब्रॉन्ज मेडल। बचपन से ये खूबी आपके अंदर था कि मैं इस टाइप का स्पोर्ट्स में आऊँ या और कुछ करूँ? मैं पहले 2 चीज़ लेके चल रहा था, क्योंकि मुझे ड्राइंग का भी बहुत शौक़ था। तो मैं अपना ऑफ टाइम में ड्राइंग करता था। एनिमेशन की तरफ मेरा झुकाव था और स्पोर्ट्स के तरफ मेरा ऑब्वियसली, क्योंकि उस समय जब मैं लोगों को देखता था स्पोर्ट्स में और सोचता था कि हम इंडिया में हम इंडियंस भी क्यों नहीं पहुंच सकते ओलंपिक में, क्योंकि उस समय इतने लोग नहीं थे। फिर धीरे धीरे लोग आते चल गए, तो मेरा और भी मेरे अंदर का एक जो भूख था स्पोर्ट्स के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ते चला गया। तो मैं फिर दोनों को पैरेलली लेके चलने लगा। तो मैं सुबह में प्रैक्टिस करता था शाम को, और फिर बाद में जो भी वक्त मिलता था उसमें कुछ भी ग्राफिक्स वर्क करता था। एक एनिमेशन में इंटरेस्ट रखने वाला आदमी, उसको कैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ गया? ये सवाल मेरे से हर कोई पूछते हैं कि दोनों विपरीत है, एक एकदम शांत, एक एग्रेसिव है। पता नहीं, मुझे ये मालूम नहीं मैं इन दोनों को कैसे हैंडल कर पाता हूँ। बट इसको हैंडल करने के लिए मेरे को योगा ने बहुत साथ दिया। योगा में मैं सुबह में 1 घंटा योगा करता हूँ, ताकि मैं अपने दिमाग को और अपने माइंड को स्थिर रख सकूँ, और पैरेलली दोनों को मैं लेके साथ में चल सकूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक ही दोनों अलग अलग लाइन है। वही तो। हाँ, लोग बार बार मुझसे सवाल करते हैं कि आप कैसे मैनेज कर पाते हो, एक एकदम शांत बैठ के काम करना एक रूम में, और एक ग्राउंड में दौड़ना, रोड रनिंग करना, या कभी हम जंगल में दौड़ने चले जाते हैं, कभी नदी के किनारे सैंड में दौड़ने चले जाते हैं। तो दोनों विपरीत है। फिर भी मुझे अच्छा लगता है दोनों को एक साथ लेके, और ये एक चैलेंज है मेरे लिए कि मैं दोनों को एक साथ लेके चलूँ। एक एनिमेशन में आपको कुछ सोचना पड़ता है, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे सोचना पड़ता है। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे तो कुछ सोचना पड़ता है क्या, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है? स्पोर्ट्स में जब हम ट्रैक पे उतरते हैं तो उस समय मेरे आजू बाजू, अगर मैं नेशनल खेल रहा हूँ तो हमारे नेशनल के सारे टॉप प्लेयर्स रहते हैं, उनके साथ फाइट करना है। और दिमाग में ये रहता है कि मुझे बेस्ट 3 में आना है, ताकि मैं एक मेडल जीत सकूं और मैं और आगे के लिए सेलेक्ट हो सकूं, और आगे मैं दूसरी कंपटीशन के लिए भी अपने को प्रिपेयर कर सकूं। तो उस टफ तो है, लेकिन चैलेंज है, इसीलिए मैंने लिया, इसीलिए एक्सेप्ट किया कि मैं इस चैलेंज को लेके साथ चलूँ। क्योंकि जो चीज़, और मुझे जो बोलते हैं कि ये नहीं कर सकते हो, मुझे और उसको और करने में अच्छा लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। चैलेंज लेने में आपको अच्छा लगता है। और मेरा थ्योरी है चैलेंज योरसेल्फ। किसी दूसरे को चैलेंज करने की जरूरत नहीं, आप अपने को चैलेंज करो, तभी आप विनर बन सकते हो।
तो आपका स्कूलिंग लाइफ कहाँ से था, आप कहाँ से हैं और कॉलेज लाइफ कहाँ से है? मैं KVS केंद्र विद्यालय का स्टूडेंट था और वहाँ से ही मेरे को ये स्पोर्ट्स में रुचि जागृत होते चली गई। तो उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे चलते चला गया। ये बहुत बार गिरा, बहुत बार निराश भी हुआ कि मुझे मेडल नहीं मिल रहा है। फिर घर पे भी मैं आके बोलता था, भैया को बोलता था, मेरे फ्रेंड काफ़ी कम है क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी उनसे बात करता था कि यार मैं मेडल क्यों नहीं जीत पाता हूँ। तो वो बोलते हैं तुम अपने को देखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तो मैं अपनी गलतियों से सीखा, फिर दूसरों का पढ़ा कि दूसरे स्पोर्ट्समैन का वो क्या गलती करते थे जिसकी वजह से उन्हें मेडल नहीं मिलता था। फिर उसको रिलेट अपने साथ करता था कि शायद मैं भी वही गलती कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैं उस गलती को सुधारता गया और धीरे धीरे लोगों का वर्कआउट देखा कि वो कैसे करते हैं, उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिला। कब से आप स्पोर्ट्स में हैं? मैं जब 12 साल का था तब से स्पोर्ट्स में हूँ। उस समय मैं 7th क्लास में था। फर्स्ट मुझे एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था स्कूल से? हाँ, स्कूल में। वो स्कूल नेशनल था। वो भुवनेश्वर में हुआ था, क्लस्टर था, CBSE का क्लस्टर मीट था। तो उसमें सारे रीजन जितने भी उड़ीसा रीजन के जितने भी केंद्र विद्यालय हैं उनका वो था, चैम्पियनशिप था। तो उसमें मुझे पहला ब्रॉन्ज मिला था। तो वो मुझे बहुत बूस्टअप किया, वो मेरा दिशा ही बदल दिया। उस मेडल ने मेरे को स्पोर्ट्स में मतलब एक तरह से अगर आप बोले तो वो मेडल ही मुझे स्पोर्ट्स में लेके आ गया। हम ये कह सकते हैं कि स्कूल से ही आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? जी मैम। उस समय से आप चाहते थे कि मैं नेशनल के लिए खेलूँ, इंटरनेशनल के लिए खेलूँ, कुछ करूँ? हाँ, मैं देखता था। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता था जब हमारा फ्लैग, जब पोडियम पे लोग जाते हैं और हमारा देश का फ्लैग लगता है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि ये ऐसा जगह है जहाँ पे मेरे पीछे मेरा फ्लैग रहता है। तो वो मेरे को और ज़्यादा अंदर में जज्बा पैदा करता था कि मैं देश के लिए खेलूँ। ठीक है। अब बीजेपी कॉलेज में आप पढ़ते थे और बीजेपी कॉलेज को भी आप रिप्रेजेंट करते थे। जी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बीजेपी कॉलेज का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा क्योंकि वहाँ पे मेरे को मेरा पहला मतलब जो कॉलेज के जो सर थे उन्होंने फिर थोड़ा सा कोचिंग देना शुरू किया। मैं पहले तो मैं खुद से प्रैक्टिस करता था या कुछ वीडियो देख लेता था, उससे प्रैक्टिस करता था। लेकिन वो पहला एक्सपीरियंस था जब मैं किसी कोच के अंडर में, मतलब स्कूल के सर स्पोर्ट्स टीचर थे कॉलेज के, बट वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं किसी कोच के अंडर में, आप कोच बोलो या टीचर, किसी के अंडर में मैं प्रैक्टिस करता था। वो मेरे को बूस्टअप किया क्योंकि वो नेचुरली है, कोई भी टीचर या कोच होता है वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं और उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा होता है। तो वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हुआ ताकि मैं बीजेपी कॉलेज के लिए मेडल जीत सका। उत्कल यूनिवर्सिटी को भी आप रिप्रेजेंट करते थे उस टाइम? जी मैम। उत्कल यूनिवर्सिटी में मैं उस समय हैंडबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं यूनिवर्सिटी हैंडबॉल में किया था। बाद में मैं फिर नेशनल भी हैंडबॉल में किया, फिर जूनियर इंडिया खेलने का हैंडबॉल में मौका मिला। लेकिन हैंडबॉल में मेरा 97 में एक बहुत बड़ा इंजरी हो गया था, तो मेरा नी और एंकल में चोट लग गया था। तो मैं ऑलमोस्ट 9 मंथ के लिए पूरा स्पोर्ट्स से बाहर हो गया था। फिर उसके बाद मैंने हैंडबॉल छोड़ दिया और मैं एथलेटिक में आ गया। उसके बाद फिर कंटिन्यू मैं एथलेटिक में किया। हैंडबॉल थोड़ा टफ है या एथलेटिक? हैंडबॉल रफ एंड टफ गेम है। ये बास्केटबॉल से थोड़ा सा मिलता जुलता है। हाँ। लेकिन बहुत ही रफ एंड टफ है, बहुत रफ एंड टफ है। और वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो रग्बी के बाद टफेस्ट वो खेल है। हाँ, उसमें मैं नेशनल किया, फेडरेशन कप खेला हैंडबॉल में। जी मैम। फिर हैंडबॉल को आप छोड़ दिए? हैंडबॉल इंजरी के बाद छोड़ दिया क्योंकि हैंडबॉल में बहुत जंप करना पड़ता है। तो नी में चोट लग गया था, तो नी का बहुत सीरियस इंजरी हो गया था, नी और एंकल दोनों में। तो मैं चल भी नहीं पाता था, मतलब अपने लेफ़्ट पैर पे मैं खड़ा नहीं हो पाता था 9 मंथ तक। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे योगा करता रहा, फिर अपने को
फिट करने की कोशिश किया। फिर वापस मैं फिर हैंडबॉल पे नहीं गया क्योंकि जंप करने में मेरे मन में एक डर बैठ गया था, मुझे वो डर निकालना था। ठीक है सर, हमारे साथ एक कलर है, थोड़ा उनके साथ बात कर लेते हैं। हेलो 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 किए कोट कहते? हेलो हेलो सर, कोट हेलो। कहते? हेलो हेलो सर, हेलो। शुणी पारुचंती? हाँ मैडम शुणी पारुछि। सर कोट कहते? मैडम मु बरहमपुर कहूली, दिलीप कहूली। मैडम मोर गोटे क्वेश्चन सर को रहिबो, जेतेबेले खेलो इंडिया इंडिया रे बेसी करके ओडिशा पिला बाहर जाइए जो ना करुँच, सार ओडिशा पिला कौन एमती व्यवस्था रही जे से कोऑपरेट करेंगे आ सहित गवर्नमेंट सहित पिला केमती उन्नति करा जिते पिला उन्नतिकरण जिनस मिल पारना, कौन कौन व्यवस्था करने सार इच्छा शक्ति अच्छी? सर हमारे जो कलर है वो बोल रहे कि आप खेलो इंडिया में भी थे, खेलो मास्टर्स, हाँ थे। तो आजकल के जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी है, कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकेंगे वो लोग? एक्चुअली खेलो इंडिया का उनका एक साइट है, उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप स्कूल से हैं तो स्कूल के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट का काफ़ी फैसिलिटी है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन आपको पहले खेलो इंडिया का एक साइट है, गवर्नमेंट का ऑफिशियली साइट है, उस पर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, अपना पूरा डिटेल देना पड़ता है। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका जो परफॉर्मेंस, अगर कोई आपने कहीं पे परफॉर्मेंस दिया है तो वो परफॉर्मेंस का आपको सर्टिफिकेट उस पर डाउन लिंक करके आपको डालना पड़ता है। जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो खुद को कैसे प्रिपेयर करें? वो सरकार स्कूल लेवल पे भी स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में आ सके। इसीलिए उन्होंने ओपन गवर्नमेंट का ऑफिशियली साइट है, उस साइट पे कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है। आपके पास आपका आई थिंक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि आप मतलब एक आइडेंटिटी होना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिटी, और आप किस स्कूल से हैं उस स्कूल का डिटेल होना चाहिए, उस स्कूल का प्रिंसिपल, उस स्कूल का फ़ोन नंबर होना चाहिए, वो सब उसमें डालना पड़ता है। अब फिजिकली जो बच्चे हैं, फिजिकली खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि मुझे स्पोर्ट्स में आना है, तो खुद को कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा उन लोग को फिजिकली? देखिए, स्टार्टिंग अगर आप शुरुआत करते हो तो आपको किसी चीज़ की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक थिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट शुरुआत करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप घर से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे कहीं पे मेडल जीतना है तो आप घर से ही शुरुआत करो। आपको अगर ग्राउंड नहीं मिला है, आप अपने किसी गार्डन में दौड़ना स्टार्ट करो, ताकि आप एक फिटनेस, आप अपने को फिट कर सको। उसके बाद आज के डेट में तो आप देखोगे कि हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, हज़ारों वीडियो, सोशल मीडिया इतना हो गया है कि आप किसी भी चीज़ का जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो मेरा तो यही बोलना है कि चाहिए आपको, मैं ये नहीं बोल रहा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बट शुरुआत करने के लिए नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप कहीं भी शुरुआत कर सकते हो, एक पार्क से शुरुआत कर सकते हो, आप अपने सराउंडिंग में अगर आपका छोटा सा ग्राउंड है वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। तो शुरुआत करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, और स्पोर्ट्स में आने के लिए आपके मन में एक होना चाहिए कि मुझे क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको अपने डाइट को देखना पड़ता है, बहुत चीज़ छोड़ना पड़ता है। हो सकता है कि आप सुबह में प्रैक्टिस करना चाहते हो, सुबह 6 से 8 आपको अपना स्कूल भी मैनेज करना है कि मुझे स्कूल भी जाना है, स्पोर्ट्स भी करना है। और दूसरा क्या होता है कि दोस्त ने मुझे 6 बजे बुलाया है, बट मुझे 6 बजे ग्राउंड जाना है, तो आपको वो चीज़ छोड़ना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ लाना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपको खुद से डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी आप अपने बॉडी को फिट कर सकते हो और आप किसी मुकाम पे पहुंच सकते हो, वो कोई भी फील्ड हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है। आपको अगर स्पोर्ट्समैन बनना है तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे एक स्पोर्ट्समैन बनना है। पहले तो आपको खुद अपने मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप आगे आ सकते हो।
जब आप बच्चे थे, अब बोल रहे हैं कि आप स्कूल से इस लाइन में आने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप जब स्कूल में थे आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते थे? मुझे याद है मेरे एक पीटी सर थे, उन्होंने एक चीज़ बोला था कि जब आप पोडियम पे जाते हो तो आपका फ्लैग, अगर आप किसी भी, आप ब्रॉन्ज जीतो, सिल्वर जीतो या गोल्ड जीतो, जब आप पोडियम पे जाते हो तो आपका फ्लैग आपके पीछे रहता है। और वो फ्लैग, वो एक इम्पोर्टेंस था, वो एक मेरे मन में, मैं आपको पहले ही बताया कि वही मेरे मन में बैठा हुआ था कि मैं खड़ा हूँ तो मेरे पीछे मेरा फ्लैग है, मेरे देश का फ्लैग है। वो सम्मान आप किसी को बता नहीं सकते हो, वो जो फीलिंग है वो फीलिंग अंदर से आता है, वो आप किसी को मतलब प्रैक्टिकली आप उसको दिखा नहीं सकते हो, वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत अच्छा फीलिंग है वो, आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। वो जो खुशी है कि वो मतलब खुशी में भी आंसू गिरता है कि मेरा फ्लैग मेरे पीछे है। आप इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब आप जीत रहे हैं तभी आपके पीछे आपका फ्लैग होता है और दूसरे कंट्री का भी फ्लैग होता है, तब कैसे लगता है? बहुत गर्व फील होता है मैडम कि हम इंटरनेशनल लेवल पे मेरा फ्लैग लोग देख रहे हैं कि ये इंडिया का फ्लैग है। अब लोग जानने लग गए हैं, अब स्पोर्ट्स में भी लोग जानने लग गए हैं कि हाँ भाई, इंडिया भी एक स्पोर्ट्स हब हो गया है। और ख़ास करके मैं तो उड़ीसा तो नेचुरली अभी स्पोर्ट्स हर कोई जान रहा है, इंडिया में हर कोई जान गया है कि अभी उड़ीसा बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब हो गया है। हॉकी का भी यहाँ पे खेल हुआ था, तभी भी उड़ीसा रिप्रेजेंट किया था उस टाइम, तभी भी उड़ीसा को बहुत सारा लोग आए थे और बहुत कुछ बोले थे कि उड़ीसा अब हब हो गया है हॉकी के लिए, खेल के लिए। जो भी सीएम थे जो भी बोल रहे थे वो हॉकी के लिए कुछ स्पॉन्सर भी किए थे, तभी इंटरनेशनली भी उड़ीसा अपना खुद का एक पहचान बनाया। तभी आज ये स्पोर्ट्स पर्सन, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत गर्व फील होता है कि मैं उड़ीसा का हूँ और लोग बोलते हैं, आज लोग स्पोर्ट्स में उड़ीसा को जान गए हैं। एथलेटिक में भी हमारे बहुत सारे प्लेयर्स अब उड़ीसा, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आई फील प्राउड कि मैं उड़ीसा का बंदा हूँ। रिसेंटली सिंगापुर में आपको कुछ मेडल मिला था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे को एक्चुअली जिस दिन मेरा इवेंट था 12 को मेरा इवेंट था, तो मेरा पहला इवेंट ही 400 था, जो कि सबसे मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में सबसे टफेस्ट 400 को बोलते हैं। तो था, मन में था कि मैं आज तक कभी इंटरनेशनल मेडल जीता नहीं था। इतने मैं सारे नेशनल जीते थे, सब कुछ जीता था, बट मेरे पास कोई इंटरनेशनल मेडल नहीं था। तो मेरे मन में ये था कि डर भी था कि मैं कहीं, इससे पहले मैं 3 एशियन चैम्पियनशिप, मास्टर एशियन चैम्पियनशिप और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुका था, बट मुझे कहीं भी मेडल नहीं मिला था। तो मन में था कि कहीं मैं इस चैम्पियनशिप से भी खाली हाथ ना जाऊं। तो मैंने यही प्रेयर किया कि मेरा पहला उद्देश्य था कि मुझे कोई भी एक मेडल मिल जाए, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो। तो जब मेरा कॉल हुआ, मैं जब इवेंट के लिए ट्रैक पे आया, तो उस समय मैं देखा फिलीपींस, जापान, हांगकांग, यूके के प्लेयर्स ट्रैक पे थे। तो थोड़ा तो नेचुरली है किसी भी इंसान को, और मैं मेडल नहीं जीता हूँ इंटरनेशनल, तो मेरे मन में एक डर था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो डर को मैंने जीतने का उद्देश्य बना दिया कि ये डर को मुझे हटाना है कि मैं मेडल नहीं जीत सकता, इंटरनेशनल पे भी मैं मेडल जीत सकता हूँ। तो जब स्टार्टिंग हुआ तो मेरा स्टार्टिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्योंकि वो शायद मेरे ऊपर मेरा डर हावी था कि मैं कहीं चूक नहीं जाऊँ, इसमें भी नहीं चूक जाऊँ। तो जब फाइनल में मैं दौड़ा तो मेरा स्टार्टिंग थोड़ा सा विदिन सेकंड के लिए ख़राब हुआ, लेकिन मैं उसको अपने डर से बाहर निकला। मैं 4th प्लेस पे आया 100 मीटर तक। उसके बाद देखा, मैं जब 3rd प्लेस पे आ गया तो मैं बोला कि मेरे मन में हुआ कि अब मैं मेडल लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और अंत में शायद ऊपर वाला को मंजूर था कि मुझे उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। जैसे कि आप बोल रहे थे, दूसरे कंट्री के भी प्लेयर्स थे वहाँ पे, स्पोर्ट्स पर्सन थे वहाँ पे, और आप भी वहाँ पे थे। तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था कि दूसरे लोग हैं, मेरे से अच्छे हैं, मेरे से बुरे हैं, और मेरा खुद का पोजीशन मैं खुद नहीं जानता हूँ, मैं कैसे खेलता हूँ, उन लोग के सामने कैसे खेलता हूँ, कैसे खेलूँगा, ये भी पता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि यूरोपियन कंट्री के प्लेयर जो होते हैं वो एक्चुअली
काफ़ी मतलब फिजिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, और वो मेंटली भी अपने को तैयार करके आते हैं कि हमें जीतना ही है। और मैंने क्योंकि मैं उनके साथ दौड़ा नहीं था, फर्स्ट टाइम उनके साथ दौड़ा था, तो मुझे मालूम नहीं था कि वो कैसे दौड़ते हैं या उनका तरीका क्या है। मैंने इंटरनेशनल 3 एशियन चैम्पियनशिप किया था, बट यहाँ पे कुछ और नए प्लेयर भी थे जिनको मैं नहीं जानता था। 2-3 को मैं जानता था कि वो कैसा दौड़ते हैं, तो मैं उनके हिसाब से प्रिपेयर था कि उनके साथ मेरा कंपटीशन कैसा है। बट और 2-3 लोग थे उनको मैं नहीं जानता था, उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम दौड़ रहा था। तो तब भी मैंने यही डिसाइड किया था कि ये चैम्पियनशिप में मैं मेडल जीत के ही जाऊँगा, मुझे मेडल लेना ही लेना है। मैं वापस खाली हाथ इस चैम्पियनशिप में मैं और खाली हाथ नहीं आना चाहता था। एक गुजरात में रन द रन में एक हुआ था और आप वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किए थे, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, आपको रेत के अंदर दौड़ना था। जी मैम। वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि रेत के बीच में दौड़ना थोड़ा टफ होता है, और जो कि BSF से स्पॉन्सर किया गया था। और वहाँ पे आप खुद को कैसे प्रूव किए, कैसे दौड़ना शुरू हुआ, कैसे हुआ सब? एक्चुअली रन द रन के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। मैं डेली 42 किलोमीटर दौड़ता था, और 2 दिन सैटरडे संडे को मैं अपना पूरा खाना लेके जाता था। डिहाइड्रेशन का जितना भी था, वाटर सब मैं अपने पीठ पे लेके जाता था। उसमें कुछ बनाना था, एनर्जी ड्रिंक्स थे, एनर्जी बार था, वो लेके मैं सुबह 4:30 बजे सुबह निकल जाता था। और जंगल में, पहाड़ पे, क्योंकि वहाँ पे जंगल, पहाड़, रेत पे, सब पे दौड़ना पड़ता है। और सबसे डिफ़िकल्ट वहाँ क्या है, ये वर्ल्ड का ऐसा सैंड रन है, वाइट सैंड है, सॉल्ट सैंड है। ये इंडिया और पाकिस्तान के 2 कंट्री में ये फैला हुआ है। और इसमें क्या है कि ये डिफ़िकल्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो सॉल्ट है उसका जो हवा होता है वो बॉडी के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसमें आपको एक GPS दे दिया गया था और एक हेडलाइट था। हमें 24 आवर्स दौड़ना है, कहीं रुकना नहीं है। और हर 5 किलोमीटर में आपको कुछ भी खाने का, जैसे बनाना हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया, चॉकलेट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गया, हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे उनका एक स्टेशन था। वहाँ पे आप रुक सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं। वहाँ पे आपका अगर कहीं पे कुछ चोट लग गया है तो वो डॉक्टर्स भी होते थे। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और 161 किलोमीटर था। 161 किलोमीटर आपको कंटिन्यू दौड़ना है। खाली आप अगर बैठ रहे हो तो वो आपका टाइम चल रहा है, वो टाइम नहीं रुका है। अगर मान लीजिए मैं किसी स्टेशन पे रुका हूँ कि 10 या 20 मिनट्स के लिए मैं रुक गया, तो वो 20 मिनट्स मेरे जो टाइम है उसमें वो कंटिन्यू चल रहा है, घड़ी रुकी हुई नहीं है। तो मुझे वो भी देखना पड़ता था कि मैं उस स्टेशन में कितना देर रुकूँगा। और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता था कि आपके जूते में सैंड, अंदर सैंड चले जाते थे। और अगर आप जूते का, और मुझे बार बार अपना सॉक्स चेंज करना पड़ता था, तो मेरे पास 6-7 पेयर सॉक्स थे। अगर आप सॉक्स नहीं चेंज करोगे तो सैंड अंदर चले जाएगा, तो आपके छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। वो बबल्स में पानी भर जाते हैं। अगर वो फट जाएगा तो फिर आप दौड़ नहीं पाओगे। तो मुझे वो ख्याल करना पड़ता था। तो मैंने टारगेट किया था कि हर 2 स्टेशन के बाद मैं अपना सॉक्स चेंज करूँगा, नहीं तो उसके अंदर सैंड चले जाते थे। और कहीं कहीं पे तो घुटने भर सैंड के अंदर पैर चले जाता था। और एक और सबसे डिफ़िकल्ट रन द रन में था कि वहाँ पे बबुल्स के पेड़ ज़्यादा हैं और उसमें बहुत लंबे लंबे कांटे होते हैं। तो रात में पेड़ कभी कभी दिखता नहीं था, तो स्क्रैचेज आ जाते थे, बॉडी में स्क्रैचेज आ जाते थे। उसके लिए हम अपने पैर को सॉक्स से कवर करके रखते थे। लेकिन फिर भी बबल्स के जो कांटे होते हैं बहुत शार्प होते हैं। वो आप कितना भी करो, आप अगर जीन्स पैंट भी पहने हुए तो उसमें भी वो स्क्रैच मार देगा। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो उस टाइम आप खुद को कैसे प्रिपेयर किए थे रन द रन के लिए? उसके लिए मैं आपको बताया, मैं 45 किलोमीटर सैटरडे संडे को मेरा टारगेट था। मैं सुबह निकल जाता था 4:30 बजे, अपना पूरा खाना वाना सब लेके, और दौड़ता था, चलता था। 45 किलोमीटर गया, फिर 40 किलोमीटर वापस आया, या 45 किलोमीटर वापस आया।
20 किलोमीटर गया, फिर 20 किलोमीटर वापस आया। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि मैं 60 किलोमीटर चला गया और मैं नहीं आ पाया, तो मुझे ये भी ख्याल करना पड़ता था कि मैं अगर 30 किलोमीटर गया है तो मुझे 30 किलोमीटर वापस भी आना है। तो उसके हिसाब से मैं सारे बैग में मेरे खाने के सामान रहते थे, तो मैं बीच में रुकता था, 10 किलोमीटर चला, उसके बाद थोड़ा रुकता था, थोड़ा सॉक्स को झाड़ता था, क्योंकि सॉक्स में अगर थोड़ा भी सैंड चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। ये चीज़ एक्सपीरियंस, ये जो मैं प्रिपेयर किया अपने को, ये मेरे को बहुत काम आया। उसके बाद मैंने कुछ लोगों का देखा था जो ट्रेल रन करते थे, वर्ल्ड के ट्रेल रनर थे, कि वो लोग साइकिलिंग भी करते थे। तो फिर मैं साइकिलिंग स्टार्ट किया। 40 किलोमीटर यहाँ से कटक चले जाता था साइकिल चला के, फिर कटक से वापस आता था। फिर एक बार मैं ढेंकानेल चला गया साइकिल चलाते हुए। फिर ढेंकानेल से मैं रास्ता भूल गया, फिर और मैं कहीं निकल गया। फिर इससे करते करते मैं उस दिन 72 किलोमीटर साइकिल चला लिया। तो ये सब चीज़ मेरे को शायद, मेरा मन में ये था कि मैं ये दौड़ूंगा, तो शायद कुदरत भी मेरा परीक्षा ले रहा था, तो वो मुझे और प्रैक्टिस कराता था। मुझे जाना था ढेंकानेल से वापस आना था, बट और मैं रास्ता भूल गया, तो मैं और 12-13 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया। तो शायद वो मेरे को और बेनिफिट करते चला गया। मेरे को शायद कुदरत भी हेल्प कर रहा था कि मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकूं। वो बोलते हैं ना कि आप अगर किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो वो चीज़ आपको भगवान भी आपको देता है। तो शायद मेरे साथ भी वही हुआ। जैसे आप बोले कि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में आने के लिए आप इंटरेस्टेड थे, तो हम सबका घर लोग क्या सोचते हैं कि बच्चा है, पढ़ेगा, आगे जाएगा, कुछ जॉब करेगा, ऐसे सब सोचते हैं। आपके जो घर वाले हैं वो क्या सोचते थे? ये चीज़ आपने एकदम सही सवाल किया है। हमारे देश में ये चीज़ पेरेंट्स काफ़ी वरीड होते हैं कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स में चला गया तो बच्चा ख़राब हो जाएगा। ये पहले तो ये थिंकिंग था। अब चेंज हो रहा है। अब लोग जागरूक हो गए हैं और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए। उस समय मेरे पापा से मुझे बहुत, मैं पापा का कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट पापा से मुझे बहुत डांट मिलता था कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो नेचुरली है, हर पेरेंट्स वरीड होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ है, मेरे दोनों भाई दोनों बहन ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, और ख़ास करके मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मैं जब भी स्पोर्ट्स में आता था तो वो मेरे को ही बोलता था कि तुम स्पोर्ट्स करो। वो फ्रेंड को मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो मेरा इकलौता फ्रेंड है। अगर आप बोलोगे तो मेरा एक ही फ्रेंड है, वही फ्रेंड है जो मेरा हमेशा साथ दिया और हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, चाहे वो मुझे मॉनेटरी हो या कुछ भी हो। मेरे पास अगर पैसे नहीं होते थे कहीं जाने के लिए तो वो मुझे हेल्प करता था। तो मैं ऑब्वियसली मैं मेरे भाई और मेरे फ्रेंड को, ठीक है पापा डांटते थे, लेकिन शायद वो डांट के पीछे भी छिपा था कि तुम स्पोर्ट्स में ही जा रहे हो तो करो, क्योंकि अच्छा करो। हाँ, आप देखिएगा पिताजी डांटते हैं तो उनके पीछे रीज़न होता है। डायरेक्टली आपको नहीं बोल सकते हैं कि, लेकिन उनको दिखाना है कि भाई मैं पेरेंट्स हूँ तो मुझे डांटना भी है, लेकिन इनडायरेक्टली। तो शायद वो बोलते थे कि तुम पढ़ो तो पढ़ाई में टॉप रहो, स्पोर्ट्स करो तो स्पोर्ट्स में टॉप रहो। तो मैं उनका कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट उनसे थोड़ी मुझे डांट मिलती थी और थोड़ा डंडा भी लगा है। तो वो गुस्सा होते थे कि पढ़ लो बेटा, नहीं तो पछताओगे बाद में। आपका मम्मा? मम्मा का तो कोई कुछ नहीं। मम्मा तो मैं जो कर रहा हूँ, मम्मा किसी को कुछ नहीं बोलती है। वो नेचुरली है। हमारी माँ, आप जो कर रहे हो वो सही है। वो पापा चुपके से मैं नेशनल खेलने जाता था जब कॉलेज के समय में, स्कूल के समय में, तो चुपके से कुछ भी पैसे होते थे तो मेरे बैग के पॉकेट में वो डाल देती थी। पापा मना भी करेंगे तो इनडायरेक्टली पापा मामा को ही देते थे कि उसके बैग में। तो मैं जब मुझे मालूम नहीं होता था, जब मैं मान लीजिए मैं कटक खेलने गया, भुवनेश्वर से कटक खेलने गया, तो कटक में जब मैं बैग खोला तो देखा बैग में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। तो मुझे पता चल जाता था कि मम्मा ने ही पैसे डाले। बचपन से कौन आपके रोल मॉडल थे जिसको देख के आपको ऐसे लगा कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ, कुछ करके दिखाऊँ? मेरा रोल मॉडल, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे रोल मॉडल सर्गी बुबका थे। उस समय यूक्रेन के हैं वो, और वो पोल वॉल्टर है। उनके जैसा इस सेंचुरी में कोई भी एथलीट आज तक नहीं हुआ है।
उन्होंने अपना रिकॉर्ड ही 52 टाइम्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड ही 52 टाइम्स उन्होंने ब्रेक किया है। 27 टाइम्स इंडोर और बाद बाकी उन्होंने आउटडोर में। और उनका मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता था सर्गी बुब्का का, कि उनका ये बोलना होता था कि आप अपने को चैलेंज करो, दूसरे को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तभी दे सकते हो जब आप खुद को चैलेंज कर रहे हो। दूसरे से आपको चैलेंज नहीं लेना है, ना दूसरे को चैलेंज देना है, आप अपने को चैलेंज करो। आज मैंने अगर 20 सेकंड में दौड़ा है तो मुझे कल 19 सेकंड में दौड़ना है, पर नेक्स्ट 18 सेकंड में। तो यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद अभी के में अगर मैं देखूँ तो मुझे रोजर फेडर, ये दो को मैं मतलब अपना सबसे बड़ा प्रेरणा मानता हूँ, सर्गी बुब्का एंड रोजर फेडर। रोजर फेडर सर का इतना इंजरी हुआ लेकिन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, टेनिस खेलना नहीं छोड़ा। उनके कितने सारे ऑपरेशन हुए नहीं के, ये चीज़ मेरे को ज़्यादा प्रोत्साहित करता था। जब भी इंजर्ड होता था तो मैं रोजर फेडर का देखता था कि ये प्लेयर इतने बड़े प्लेयर होने के बाद भी ये इंजोर होते हैं लेकिन वापस आते हैं, कम बैक करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कम बैक कर सकता। वो भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग है, कुदरत ने उनको भी ऐसे ही बनाया है, मुझे भी ऐसे ही बनाया है, तो मैं क्यों नहीं कम बैक कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे शायद आज भी मेरा फिटनेस का मेन कारण ये दो ही है, एक तो सर्गी बुब्का, एक रोजर फेडर। स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी आता है। आजकल के बच्चे सब बोलते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, देख के विराट कोहली या कोई भी प्लेयर्स को देख के बोलते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। आपको ऐसे नहीं लगा? क्रिकेट में आने के लिए मन नहीं किया? कोई भी, मैं तो हमारे भारत में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी ना कभी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेला होगा। हर कोई खेला है, मैं भी खेलता था। बट अगर ऑनेस्टली आपको मैं बोलूं तो मुझे पता नहीं, ये एथलेटिक्स से ही लगाव था, क्योंकि ये एथलेटिक में ही है वो। मैं फिर से वही बोलूँगा कि मैं सर्गी बुब्का सर को ही देख के बड़ा हुआ हूँ। मैं उनके वीडियो, मुझे आज भी अगर कोई लगा दे तो मैं शायद खाना भूल जाऊँगा, उनका वीडियो देखता रहूँगा। आप बोल रहे थे कि आप भूटान भी गए थे, वहाँ पे भी आप खेले हैं, तो कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंस है वहाँ पे, जिससे आपको लीच लग गया था, फिर भी आप हार नहीं माने, वहाँ पे खेलना शुरू किए? भूटान जो है वो है द लास्ट सेक्रेट। उनका जो रन है उनका नाम है द लास्ट सेक्रेट। ये जो है 200 किलोमीटर है, और 200 किलोमीटर आपको भूटान के पहाड़ों पे दौड़ना है, उनके शहर पे, पूरा भूटान शहर पे, नदी से, नाला से, खेत से, एयरपोर्ट के साइड से। लेकिन उनका सबसे टफेस्ट जो फिनिशिंग पॉइंट है उनका टाइगर हिल करके एक जगह है, भूटान का बहुत फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे फिनिशिंग पहुँचता है। वहाँ पे इतना ठंड होता है, और एक पहाड़ है, बौद्धिस्ट पहाड़ है, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल ओनली 64% है। वो 10,000 फीट, उनका मैक्सिमम जो रन है वो 10,000 मतलब सी लेवल से 10,000 एबव का है। हाँ, एबव का है। तो वहाँ पे कहीं कहीं पे ऑक्सीजन लेवल ओनली 64% है। तो आपको अपने बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप कम ऑक्सीजन में कैसे दौड़ना है। वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा, और ऑब्वियसली मैं उसको कंप्लीट कर पाया, और अच्छे टाइमिंग लेके कंप्लीट किया। मैं 34 आवर्स 24 मिनट या 16 सेकंड में मैंने वो कंप्लीट किया था। और उसमें मेरे को सबसे बैड एक्सपीरियंस हुआ था कि उनका एक हिल था जहाँ पे ज़मीन पे सन नहीं, मतलब सूरज का रोशनी ज़मीन पे नहीं पड़ता है, और वहाँ पे क्या होता है ना, जब पत्ते गिर जाते हैं और बारिश हो जाते हैं तो पत्ते गल जाते हैं, उसमें छोटे छोटे लीच आ जाते हैं। लीच तो वो लीच हम लोग को बता दिया गया था कि कुछ 3-4 किलोमीटर वो पहाड़ है, उसमें बहुत सारे लीच है। तो हम लोगों ने पहले से सारे स्प्रे लगाए हुए थे, और प्लस हम लोगों ने दो मोटे मोटे सॉक्स यहाँ घुटने तक पहना था। वो घुटने से नीचे ही पकड़ता है, ऊपर नहीं पकड़ता है। तो फिर भी वो लीच इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लीच मेरे मोजे में पूरा होल कर दिया था, और मेरे
जूते का ऊपर वाला पोर्शन में वो घुस के मेरे स्किन में 2 to 3 सेंटीमीटर अंदर चला गया था और मुझे पता नहीं चला। जब वो मेरे को लगा कि मुझे कुछ और बॉडी काफ़ी हीट मतलब दौड़ते हुए काफ़ी वार्म हो गया था, तो मुझे उस समय पता नहीं चला। जब मैं वो और एक जुनून था कि ये 4 किलोमीटर मुझे कैसे भी निकालना है, कैसे भी मैं इस एरिया को पार कर जाऊं। तो मैं जब उस एरिया को पार कर लिया तब मुझे थोड़ा सा गीलापन महसूस हुआ कि मेरे को पैर में कुछ लग रहा है कि मेरा कहीं पानी अंदर नहीं चला गया हो, क्योंकि आप गीले सॉक्स में उतना लंबा दौड़ नहीं पाओगे। तो जब मैं उनका एक बूथ था जहाँ पे वाटर और ये सब मिलता है, वहाँ पे मैं रुका। तो जब मैंने खोला तो देखा लीच मेरे अंदर में घुस चुका था। तो उन्होंने बताया था, हम लोग सॉल्ट मेरे बैग में था, जब मैंने सॉल्ट डाला तो वो बाहर आ गया। फिर उन्होंने डॉक्टर से पूरा अंदर में ब्लड हो गया था। वो एक्सपीरियंस मेरा एक अनोखा एक्सपीरियंस था। थोड़ा टफ होता है ऐसे स्पोर्ट्समैन को ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना। टफ होता है, लेकिन मैं फिर वही बताऊंगा कि जब आपका पैशन होता है कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करना है और यहाँ तक, मान लीजिए कि आपको है कि मुझे यहाँ से कटक तक दौड़ के जाना है, यहाँ से कटक तक अगर आप इस रोड से जाएंगे तो शायद 18 किलोमीटर होगा, उधर से जाएंगे तो 20 किलोमीटर होगा, कहीं और से जाएंगे तो 22 किलोमीटर होगा। तो हो सकता है कि आपको कहीं पे ट्रैफिक भी मिलेगा, कहीं पे आप ठीक से चल भी नहीं पाओगे, बट आपको उस सिचुएशन के हिसाब से आपने टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे कटक हाफ एन आवर में या 1 आवर में दौड़ के पहुंचना है, तो पहुंचना है। अब उसके बीच में ट्रैफिक मिले या मुझे रास्ता नहीं मिले, अगर रास्ता सीधा नहीं मिलेगा तो मुझे थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हाल ही में सिंगापुर में आपको कुछ मेडल मिला है, ब्रॉन्ज और सिल्वर का मेडल मिला है आपको, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे था? सिंगापुर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एक तो उनके ये जो ग्राउंड्स, उनके फैसिलिटीज़ वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे अच्छा ये रहा कि मैं उनको भी हराया जिनसे मैं पिछले बार हार गया था। उनको हरा दिया आप? हाँ, जिनसे मैं पिछले बार हारा था उनको हरा के मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो कुछ बोले आपको? हाँ, एक्चुअली सब जान गए हैं, उनका इंटरेक्शन होते रहता है। तो जब भी एशियन चैम्पियनशिप होता है या इस तरह का मीट होता है तो उनसे मुलाकात होता है। तो और वो लोग भी जो प्लेस आते हैं वो लोग सब एक दूसरे से बेस्ट 8 में या बेस्ट 16 में। और अच्छा ये लगता है कि जब हम मिलते हैं तो बड़े हम्बल हैं वो लोग, मतलब बड़े अच्छे से मिलते हैं। जब कहाँ पे भी कुछ स्पोर्ट्स का कुछ होता है, फंक्शन वगैरह होता है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाते हैं और किसी को आप कुछ लोग को हराते हैं, कुछ लोग आपको भी हराते हैं, तभी कैसे लगता है, दोनों के बीच बातचीत कैसे होता है? नॉर्मल है मैम ये, क्योंकि स्पोर्ट्स में आने से मैं तो बोलूँगा कि एक बार स्पोर्ट्स हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में आने से ना आपका ये जो हमारे मन में बैठ गया है कि मैं हार गया, मैं जीत गया, ये ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली आज जो हारा है वो कल हो सकता है जीत जाएगा। क्योंकि कोई भी आप अगर कोई भी ग्राफ देखोगे तो उसका ग्रोथ आप देखोगे एक ऊपर जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नीचे आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर चैम्पियनशिप में राजीव पाठक ही जीतेगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि कहाँ का वेदर सूट कर रहा है और कहाँ कहीं पे मैंने प्रैक्टिस में चूक किया है, कोई प्लेयर मेरे से ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस किया है, या मैंने कहीं पे अपने को ब्लब दिया है कि अरे ठीक है आज मन नहीं है, आज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आज थोड़ा सा फांकी मार लेते हैं, या आज थोड़ा सा अच्छा ठीक है कोच ने मुझे दो राउंड लगाने बोला है, मैं एक ही राउंड लगा लेता हूँ। तो ये चीज़ आप अपने को चीट कर रहे हो, कोच को चीट नहीं कर रहे हो। तो इससे आपको बचना है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि लाइफ में हर किसी को स्पोर्ट्स एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन लाइफ देता है, प्लस आपको ये जो हार जीत का जो मन में है ये ख़त्म कर देता है। कोई इंसान कभी हारता नहीं है। अगर किसी ने ट्राई किया है, मेरा यही बोलना है कि कंप्लीट कीजिए। अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं
आप मान लीजिए कि आपने किसी चैम्पियनशिप में आपने एंट्री किया है कि आपको क्योंकि आजकल रोड रनिंग या हाफ मैराथन 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर काफ़ी होने लग गए, इंडिया में भी बहुत सारे होने लग गए, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल भी हुआ है। और मेरा कहने का मतलब है कि आपने मान लीजिए 5 किलोमीटर के लिए आपने अपना एंट्री किया है, तो आपने तो कुछ सोच के किया होगा 5 किलोमीटर के लिए एंट्री, कुछ सोच के किया होगा कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है। मेरा ये कहना है कि आप 2 किलोमीटर के बाद रुकना मत। 2 किलोमीटर के बाद ये मत बोलना कि नहीं यार मैं कर नहीं सका, मैं थक गया, फिर आप वहाँ गए क्यों थे। कुछ भी करो, आप दौड़ नहीं सक रहे हो 2 किलोमीटर के बाद आपका स्पीड, आप ब्रेथ, ये आप थोड़ा रुक जाओ, चलना शुरू करो। लेकिन रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कंप्लीट करो कुछ भी करके। आप जो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दौड़ रहे थे, आप 5 किलोमीटर पे आ जाओ, 2 किलोमीटर पे आ जाओ, 2 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, 100 मीटर पर आवर, लेकिन कंप्लीट करो। मेरा ये कहने वाला, वो आपको बहुत बड़ा बूस्टअप देगा। आप देखना, आप अपने आप जीतना शुरू कर दोगे। जिस दिन आपके अंदर में ये एटीट्यूड आ गया कि मुझे कंप्लीट करना है, पहले कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते होंगे एक इवेंट में 24-25 एथलीट होते हैं, लेकिन मेडल कितने को मिलता है? तीन को। तो जो बाद बाकी जो 22 लोग हैं वो खेलना नहीं छोड़ देते हैं, वो नेक्स्ट फिर तैयारी करते हैं कि उनको मिला है, दैट मीन्स वो मेरे से अच्छा प्रैक्टिस किया है। और हो सकता है मेरा वो दिन ठीक नहीं था, उस दिन शायद मेरा बॉडी या मेरा दिन नहीं था। वो होता है ना एक स्पोर्ट्समैन का, आज ये दिन है, मुझे आज दिन था, मैंने मेडल जीत लिया। तो सबसे पहले आप ये करो कि कुछ भी स्टार्ट करो तो कंप्लीट करो। कुछ भी, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आप मान लीजिए इंजीनियरिंग का अगर 5 साल का या 3 साल या 4 साल का कोर्स है, आप आके 3 साल में अगर कोर्स छोड़ देते हो तो आपको कैसा लगेगा? कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 3 साल भी बर्बाद कर दिया और आपके मन में एक रिग्रेट भी रहेगा कि मैंने छोड़ दिया, मैं यहाँ पे क्यों आया। तो मेरा यही कहने का मतलब है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो छोड़ने से पहले ज़रूर सोचो कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। कुछ भी हो जाए बस छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम 100% ले आओगे, हो सकता है आप 75% में पास हुए हो, माने नहीं रखता है। इसके बाद आपको क्या करना है वो माने रखता है, आपका लक्ष्य क्या है वो माने रखता है। आप जब तक टारगेट सेट नहीं करोगे तब तक आप भटकते रहोगे। सबसे पहले टारगेट सेट करो कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। गोल सेट करना, गोल सेट करना है, कोई भी फील्ड हो। जिस दिन आप ये गोल सेट करना शुरू कर दिया उस दिन आप विनर हो। आपको किसी को प्रूव करने का जरूरत नहीं है कि मैं गोल्ड जीता हूँ, मैं सिल्वर जीता हूँ, मैं ब्रॉन्ज जीता हूँ। यू आर द विनर, यू आर द योर सेल्फ विनर। किसी को भी प्रूव करने का जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका फ्यूचर गोल क्या है? अभी आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? आगे क्या कंपटीशन है, किस में आपको हिस्सा लेना है? एक्चुअली मेरा है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पिछले साल मैं गौतमबर्ग गया था, स्वीडन गया था। वहाँ पे मुझे मेडल नहीं मिला था। शायद मेरा वो आपका दिन नहीं था या शायद मैं उस लेवल तक शायद मैं प्रैक्टिस नहीं किया था, इसलिए मुझे मेडल नहीं मिला। लेकिन मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि मैं कीनियन प्लेयर, यूएस के प्लेयर, इथोपिया के प्लेयर्स के साथ दौड़ा। मुझे लगा कि मुझे और प्रैक्टिस, मुझे और मेरे अंदर में एक और भूख जागा है कि मुझे अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लाना है, जो कि नेक्स्ट ईयर 2026 में साउथ कोरिया में है। जो आजकल के जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उनको अभी से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इस फील्ड में आए, स्पोर्ट्स में आए, देश के लिए कुछ करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो बच्चे को स्कूल लेवल से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, इसमें मैं तो आज के डेट में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और पेरेंट्स आज के डेट में बहुत जागरूक हो गए हैं। बच्चे को मैं देखता हूँ, किसी को वो क्रिकेट का एकेडमी में ले जा रहे हैं, कोई बैडमिंटन के एकेडमी में ले जा रहे हैं, कोई एथलेटिक के एकेडमी में ले जा रहे हैं, कोई स्विमिंग के एकेडमी में ले जा रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इंडिया में भी पेरेंट्स अब जागरूक हो गए हैं कि मेरे बच्चे भी स्पोर्ट्स में कुछ कर सकें। और मैं
एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा जो मैं हमेशा देखते आया हूँ, सुनते आया हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब। तो मैं भी स्पोर्ट्स में 3 चीज़ को इम्पोर्टेंट मानता हूँ। पहला हार्ड वर्क, दूसरा हार्ड वर्क, तीसरा हार्ड वर्क। बस हार्ड वर्क ही करना है। हार्ड वर्क और अपने को प्रिपेयर करना है। मेरा टारगेट क्या है? अगर मुझे बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतना है तो मेरे को और मुझे कुछ, हाँ, उसके साथ पढ़ाई भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम पढ़ाई में मास्टर हो जाओ, बट नेचुरली हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा स्पोर्ट्समैन भी बने और थोड़ा पढ़ भी ले, ताकि आप मतलब कहीं भी आप, क्योंकि अगर आप फॉरेन प्लेयर के साथ जाओगे तो उनके साथ बात करना पड़ता है, तो वो हिंदी नहीं जानते हैं, आइदर वो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं या इंग्लिश में, मैक्सिमम तो सब इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमने जो सीखा, हम कंफर्टेबली उनसे के साथ बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, और जब तक आप इंटरेक्ट नहीं होंगे आप उनसे सीख नहीं पाओगे। तो वो बताने के लिए तैयार हैं, बट अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें दिक्कत होगा, क्योंकि हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। और सीखने का ना मैडम कोई अंत नहीं होता है। मैं तो यही बोलूँगा कि हर दिन एक लेसन है, आप कहीं भी जाओ एक लेसन है सीखने का। कोई भी आप अगर बोल दो कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, इम्पॉसिबल है। कोई भी इंसान कुछ ना कुछ रह जाता है। कुछ ना कुछ मैम लाइफ में हर दिन एक लेसन है। आप उसको किस तरह से लेते हो, आप उसको किस तरह से अपने ऊपर, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि पढ़ाई भी करो, ताकि हम फॉरेन के प्लेयर के साथ इंटरेक्ट हो सके। फॉरेन कोच आ रहे हैं इंडिया में ट्रेनिंग देने, तो उनके साथ हम इंटरेक्ट हो सके, और जितना हम उनको समझ सकेंगे उतना हम अपने को उनको समझा सकेंगे। जी सर, आप हमारे शो में आए, और जो बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं जो एथलेट में आना चाहते हैं, उनके लिए आप बहुत कुछ टिप्स बताए, खुद को कैसे प्रिपेयर करना, कैसे रहना, कैसे खेलना, ये सारे बात बताए। शायद वो बच्चे हैं जो बच्चे आना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखे, आपसे कुछ जाने, कैसे स्पोर्ट्स में आना है, कैसे क्या करना है, कैसे दौड़ना है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। शायद कुछ जो बच्चे हैं सीखे आपसे, और आपका जो फ्यूचर में जो कोरिया में कंपटीशन है, इसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ। थैंक यू मैम। और आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है आप हमें दिए हैं, इस शो को दिए हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। निहत भावे आज आम सहित रही राजीव कुमार पाठक रही इंडियार मास्टर एथलीट, जी आम सहित आलोचना करते आम शो को समय देले। एवं आजिकल जो पिला माने अछंती, जो माने एथलीट को आसवा को चाहूँगी, स्पोर्ट्स रे निज करियर बनैबा को चाहूँगी, से माने किभली भाबे निज को प्रिपेयर करेंगे, एवं पेरेंट्स मानकर कौन भूमिका रही छुआ मानक पछरे जो माने एथलीट को आसवा को चाहूँगी, से नहीं किछि परामर्श देले। तेबे समय शेष होइछि। गुड मॉर्निंग ओडिशा को एट रखुछि। नमस्कार।